हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी लाइफ की सबसे छोटी यूनिट जो होती है सेल के बारे में। सेल के बारे में आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में सुना ही होगा, आप चाहे किसी भी क्लास के बच्चे हो, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। देखो, जैसे कि आपका घर बनता है तो आपके घर बनने की जो सबसे छोटी सी छोटी चीज़ होती है, जो ब्रिक होती है, जो ईंट होती है, उसको मिला मिलाकर इतना बड़ा घर बनता है, ठीक है। घर बनेगा, फिर उसमें छोटे रूम बनेंगे, फिर उसमें किचन बनेगा, वॉशरूम बनेगा, सब कुछ बनेगा। तो छोटी छोटी ईंट मिलाकर बनती है। तो वैसे ही जो हमारी बॉडी होती है या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है, वो सेल से मिलकर बनी होती है। हमारी बॉडी में मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं। तो उसी एक सेल के बारे में आज बात करेंगे। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे जो सबसे पहले आए थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। 1965 में उन्होंने सबसे पहले डेड सेल को देखा था, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने 1965 में सबसे पहले डेड सेल को देखा था। किसमें देखा था? कॉर्क में देखा था, ठीक। बाद हम आते हैं लिविंग सेल के बारे में। तो लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा? ठीक है, अगर डेड है तो लिविंग में तो होनी चाहिए ना सेल। तो लिविंग को किसने देखा था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। देखो मैं कैसे याद करती थी, एल में इनके नाम में एल आ रहा है, ठीक है। लुवेन, एल से लिवेन, ठीक है, लिवेन आ रहा है। और लिविंग सेल में भी एल से आता है। तो इस तरीके से मैंने याद किया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ का। सेल का जो डेफिनेशन होता है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारा सेल का डेफिनेशन होता है। सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं? अगर सेल की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे साइटोलॉजी। साइटो मतलब सेल, साइटोलॉजी, ठीक है। सबसे छोटा सेल, अगर ह्यूमन के केस में बात करेंगे तो सबसे छोटा सेल जो होता है हमारा स्पर्म सेल, और एक सेल जो होता है वो सबसे बड़ा सेल होता है। इन केस ऑफ ह्यूमन, अगर इन जनरल बात करोगे, सबसे स्मॉलेस्ट सेल लोगे आप माइकोप्लाज्मा पीपीएल रखो, और सबसे बड़ी सेल, जो सबसे बड़ी सेल है ऑस्ट्रिच की एग होती है। अब हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले देखो सेल होता है, सेल सबसे छोटी यूनिट होती है, तो सबसे पहले सेल होता है। एंड ग्रुप ऑफ सेल, क्या बनेगा हमारा? टिश्यू, ठीक है। सेल ग्रुप, देखो एक सिंगल सेल है, उससे बना बहुत सारे मल्टीपल सेल आप मिला दोगे इसको तो बोले बनेगा ये टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू के बाद आता है हमारा ऑर्गन की क्या बात क्या आएगा? ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या आएगा हमारा? एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ से बनेगा ऑर्गन, ग्रुप ऑफ सेल बना, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिला दोगे तो ऐसे ग्रुप ऑफ टिश्यू, ठीक है। ये ऑर्गन बन गया। ऑर्गन के बाद बनेगा ऑर्गन सिस्टम, फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। अब देखो ये होता क्या है, इसको बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेवल ऑफ, सबसे पहले छोटी यूनिट जो होती है हमारी सेल। अब बहुत सारे सेल को मिलाकर बनेगा टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल मिलाकर टिश्यू बनेगा, और ग्रुप ऑफ टिश्यू जब आप मिला दोगे तो ऑर्गन बन जाएगा। लाइक आपका जो है ऑर्गन है, हार्ट है, स्टमक है, लंग्स है, बहुत सारे ऑर्गन है। तो ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलाकर ऑर्गन बनेगा। फिर ग्रुप ऑफ, जब ऑर्गन मिला दोगे, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, जो आपकी बॉडी में कोई एक ऑर्गन नहीं है, आपकी बॉडी में हार्ट है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लिवर है, वो सारी चीज़ को मिलाकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा। आप एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म हो, आपकी बॉडी में मल्टीपल ऑर्गन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में कि एक्चुअली में सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो सेल का सबसे पहले हमने किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने, जो डेड सेल को डिस्कवर किया था। एंड एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। लेकिन सेल टर्म था वो किसने दिया था? सेल का टर्म जो था, सेल वर्ड, वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही दिया था, ठीक है। डिस्कवरी भी रॉबर्ट हुक ने करी थी। एंड सेल का जो नेम था, एक्चुअली में सेल का नेम सेल होना चाहिए, उसको दिया था रॉबर्ट हुक ने। तो इस सेल को हम चलो अब डिटेल में पढ़ते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो एक सेल होता है,
ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सेल एक राउंड शेप का ही होता है, आपके बॉडी में मल्टीपल सेल होते हैं, न्यूरॉन सेल, आरबीसी सेल, मसल सेल्स, बहुत सारे सेल होते हैं और सबका सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, तो वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इन जनरल सेल के अंदर क्या होता है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किन किन चीज़ों से सेल का मिलकर बना होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो सेल का स्ट्रक्चर जो होता है वो सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है कि जैसे आपका घर है, आपके घर की कोई मेम्ब्रेन है, कोई भी अनवांटेड चीज़ें, अनवांटेड पर्सन, मतलब कि कोई भी फालतू की चीज़ें आपके घर में एंट्री नहीं ले रही है। अगर कोई आता है आपका गेट नॉक करेगा एंड आप उसको जानोगे तभी अपने घर में एंट्री दोगे, तो वैसे ही सेल के केस में भी होता है। सेल में अनवांटेड चीज़ें सेल के अंदर एंट्री नहीं ले सकती है। जो ज़रूरत है सेल के लिए, जो बहुत ज़रूरी है, वही सेल के अंदर आएगी। इसीलिए बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, सेलेक्ट करके चीज़ों को एंट्री दिलाता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी सेल की एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर चीज़ें मिक्स हो जाएंगी ना। अगर सोचो सपोज आपके घर में वॉल ही नहीं है, तो आप ऐसे खुले में रह रहे हो, जो मन आपके घर में आ जा रहा है, आप कहीं बाहर चले जा रहे हो बिना मतलब के, तो वैसे ही सेल के केस में भी होता है। अगर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, इसलिए सेल का मेम्ब्रेन होना बहुत ज़रूरी है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऑर्गेनली होती हैं और सारा का फंक्शन अलग अलग होता है। जैसे कि आप एक एनालॉजी ले सकते हो, जैसे आपके घर में बहुत सारे मेम्बर हैं, आपके आपके फादर, आपके मदर, आपके ब्रदर एंड आपकी सिस्टर, ग्रैंडफादर, जितने भी मेंबर होते हैं और सबका काम अलग अलग होता है। कोई उसमें एक मेन होता है, जैसे कि एक गार्जियन होता है जो कंट्रोल करता है आपके घर को, वो बोलेगा किधर जाना है, ये करना है, वो करना है, वो सारी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग होती है। वैसे सेल के केस में भी होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो यहाँ पर ये होता है कि न्यूक्लियस होता है हमारा, एक सेल में न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हम, कंट्रोलर ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसी में हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। समझ में आया? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, लाइक आप अपने मम्मी पापा की तरह दिख रहे हो, आपके बच्चे आपकी तरह दिखेंगे, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का, उसका जो वो स्टोर होता है डीएनए, वो हमारे न्यूक्लियस में ही होता है। और उसके बाद बात करेंगे सेल के अंदर, सेल के इनसाइड जो मटेरियल होता है, मतलब कि जो फ्लूइड नेचर का होता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। फ्लूइड नेचर का होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, जेली लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद एक ऑर्गेनेली आता है जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि दो टाइप का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद आता है गोल्जी ऑपरेटस, इसको बोलते हैं गोल्जी ऑपरेटस। इसको एक और नाम से जानते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ट्रैफिक पुलिस, जितने भी प्रोटीन बनते हैं हमारी बॉडी में, जितने भी सेल हमारी प्रोटीन बनाता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनाता है, ये एक सिंपल सेंट्रल डॉग्मा होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा। तो वो बनाता है प्रोटीन। अब प्रोटीन जो बनेगा उसका मॉडिफिकेशन, ये प्रोटीन सही है, गलत है, इसको आगे बढ़ना चाहिए, रुकना चाहिए, या फिर वापस से इसको फिर से बनाना चाहिए, तो ये सारा मॉडिफिकेशन जो होता है, कंप्लीट मॉडिफिकेशन, ये हमारा गोल्जी में होता है, ठीक है। उसके बाद पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन करना। लाइसोसोम उसके बाद आता है। लाइसोसोम क्या करता है, कोई भी ऑर्गेनेली अगर खराब हो रही है तो उसको इंगल्फ कर लेना, सेल की बेसिक काम है उसका, सेल की साफ सफाई करना, ठीक है। उसके बाद आता है वैक्यूल। वैक्यूल का काम होता है स्टोरेज करना, ठीक, स्टोरेज करना। अब देखो आता है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट देखो सब में नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट एनिमल में नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में इसका रोल होता है। तो जाहिर सी बात है हम लोग थोड़ी फोटोसिंथेसिस करेंगे, एनिमल तो नहीं करता है, तो प्लांट करता है। तो ये जो स्पेसिफिक प्लांट में होता है वो एनिमल में नहीं होता है। देखो मैं इन जनरल एक सेल बना रही हूँ, कोई पर्टिकुलर एनिमल और प्लांट सेल मैंने नहीं बनाया है, इन जनरल बताया है कि इस सेल में क्या क्या हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे एनिमल एंड प्लांट सेल को अलग अलग। उसके बाद राइबोसोम होता है। राइबोसोम का काम क्या होता है, राइबोसोम का देखो काम होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। जैसे बनता है ना डीएनए, फिर आरएनए, फिर प्रोटीन। तो प्रोटीन एक अल्टीमेट फॉर्म है कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, आप कैसे दिखोगे, प्रोटीन ही डिसाइड करेगा, और वही उसी का इंफॉर्मेशन हमारे न्यूक्लियस में स्टोर रहता है। तो ये जो हेल्प करता है राइबोसोम, हमारा प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। अब आता है बहुत ही मेन ऑर्गेनेली जो होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सुना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये एटीपी का सिंथेसिस करता है, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल उसको बोला जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एटीपी का सिंथेसिस करता है। एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल।
जैसे कि आपको सर्वाइव करने के लिए डेली लाइफ में पैसे चाहिए, घूमने के लिए, खाने के लिए, आप कहीं भी जा रहे हो, आपके पास पैसा होगा तो आप एनर्जेटिक फील करोगे। वैसे ही सेल के पास एटीपी होगा तो सेल बहुत अच्छा फील करेगा। एंड एटीपी का प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, तो वो उसका प्रोडक्शन होता है हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखो लास्ट एक चीज़ आती है हमारी, जो होती है वो होती है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल मैंने नहीं बनाया यहाँ पर, देखो सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल। देखो सेंट्रियोल का काम क्या होता है, जैसे कि आप बहुत छोटे थे तो सपोज आपके बॉडी में 100 सेल थे। अब जैसे 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 आप बड़े हो रहे हो तो आपके बॉडी में सेल का अमाउंट भी तो बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल भी तो इंक्रीज होंगे ना। तो वो नंबर ऑफ सेल कैसे इंक्रीज होगी, जादू नहीं होगा, वहाँ पर डिवीजन होता है। डिवीजन कैसे होगा, एक सेल से 2 सेल बनेगा, 2 सेल से 4 सेल बनेगा, 4 से ऐसे। तो हमारी बॉडी में मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ द सेल है, वो कैसे बने, पहले तो एक सेल था, अब एक सेल से इतने सारे सेल, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे बन गए, तो यही सेल डिवीजन की वजह से। सेल डिवीजन में कौन हेल्प करता है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का काम क्या होता है, सेल को डिवाइड करना, एक सेल से 2 सेल बना देना, ठीक है। अब देखो प्लांट के केस में बात करेंगे तो हम होता है सेल वॉल, एनिमल में नहीं होता है ये सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है। तो इसका काम क्या, जैसे साइनोबैक्टीरिया में भी होता है, बैक्टीरिया में भी होता है। तो सेल वॉल अगर हम प्लांट के केस में बात करेंगे तो देखो प्लांट एक जगह स्टैटिक होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। अगर कोई आ रहा है, मतलब कोई उनको हार्म पहुंचाने के लिए, कोई भी एनिमल उनको खाने के लिए आ रहा है, तो वो दौड़ कर कहीं भाग नहीं सकते, वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए नेचर ने बना दिया कि इनके पास एक सेल वॉल होगा जो उनको जैसे बारिश से, धूप से, इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करेगा एटलीस्ट, ठीक है। और एनिमल के केस में क्या होता है, सेल वॉल नहीं होता है। तो ये था हमारा पूरा सेल के बारे में। देखो आपने सेल की ऑर्गेनेली के बारे में देखा कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, कौन कौन सी ऑर्गेनेली होती है। अब देखेंगे उसमें भी कोई डबल लेयर होता है, कोई सिंगल लेयर होता है। तो इसके बारे में बात करेंगे अगर हम, डबल लेयर एंड सिंगल लेयर। देखो डबल लेयर में सबसे पहला जो आता है हमारा वो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी जो होते हैं, ये सारी जो ऑर्गेनेली होती है वो डबल लेयर होती है। डबल लेयर मतलब कि एक लेयर ये है ऑर्गेनेली का और उसके ऊपर एक लेयर होगी, डबल लेयर, समझ में आया। और देखो सिंगल लेयर में हमारा आ जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटस, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम, वैक्यूल, ये सारी और भी हैं इसमें। तो ये सारे जो आ जाएंगे हमारे सिंगल लेयर। अब देखो ऐसी ऑर्गेनेली जिसके पास मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो उसमें आता है हमारा राइबोसोम एंड सेंट्रियोल। ये दो ऑर्गेनेली होती हैं जिसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, मेम्ब्रेन लेस होती है। तो यहाँ पर राइबोसोम क्या काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। सेंट्रियोल सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो ये सारा था। तो सबसे पहले हम एक एक करके सारी ऑर्गेनेली को देखेंगे और सबसे पहले देखेंगे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में।